माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, आय व्यय अनुमान वर्ष 2002-2001 का उपस्थापन श्री प्रद्युम्न सिंह वित्त मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो आज राजस्थान स्थापना के गौरवशाली दिन मेरी तरफ से, मुख्यमंत्री सभी तरफ से सभी माननीय सदस्यों को और आपको बधाई स्वीकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1999-2000 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2000-2001 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। आज राजस्थान की स्थापना का गौरवशाली दिन 30 मार्च है। मैं इस अवसर पर माननीय सदस्यों को और राज्य की जनता को बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। गत वर्ष को राज्य भर में राजस्थान की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाया गया। इसके दौरान राज्य के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को दर्शाते हुए कई कार्यक्रम हाथ में लिए गए। इनकी सफलता से प्रेरित होकर समाज के कई वर्गों ने यह सुझाव दिया है कि इस समारोह की अवधि 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दी जाए। शासन ने इसको सहर्ष स्वीकार किया है। अगले वर्ष के दौरान इन समारोहों के क्रम में एक अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन करने का प्रस्ताव है, जिसके अंतर्गत राजस्थान की उन सभी प्रतिभाओं को जिन्होंने जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है सम्मानित किया जाएगा तथा उनके साथ विमर्श कर राजस्थान के भविष्य में विकास की अवधारणाओं को स्पष्ट कर मूर्त रूप देने हेतु कार्यकारी योजनाएं बनाई जाएंगी। अगले वर्ष मैं इन स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान करना प्रस्तावित करता हूँ। राज्य की अब तक की विकास यात्रा ने अनेक नए आयाम प्राप्त किए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम पिछले 1 वर्ष पर दृष्टिपात करें तो प्रकट होगा कि कठिनाइयों के बावजूद राज्य ने अपने निवासियों के लिए अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे जनसाधारण, विशेषतः निर्धनों व वंचित वर्गों के लाभ मिला है। इस वर्ष में शासन के अनेक विषयों को सीधा पंचायतों के अधिकार में देकर सत्ता का अधिकतम विकेंद्रीकरण किया गया है। अब गांव, खंड, जिला स्तर पर वहीं के लोग अपनी विकास की आवश्यकताएं पहचान कर उनकी प्राथमिकताएं स्वयं तय करेंगे और अपने विद्यमान संसाधनों में स्थानीय जन सहयोग से योजनाओं की बेहतर क्रियान्विति कर स्थानीय स्तर पर जन सहभागिता को बढ़ावा देने के ये प्रयास अनुपम हैं। इन सबसे निर्धनों, वांछितों व महिलाओं के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा और लोग अपने विकास के क्रम को खुद आगे बढ़ाएंगे। यह वर्ष वित्तीय दृष्टि से कठिनाई भरा रहा, फिर भी लोक कल्याण के लिए प्रशासन ने अनेक महत्वपूर्ण संकल्पों को पूरा करने के लिए वैधानिक एवं प्रशासनिक उपाय किए। इस दृष्टि से प्रशासनिक सुधार आयोग, राज्य महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग एवं राज्य वित्त आयोग का गठन महत्वपूर्ण है। इसी वर्ष हमने राज्य को संतुलित एवं सर्वांगीण विकास को दिशा देने हेतु राज्य आयोजना बोर्ड का पुनर्गठन किया है। विकास की दिशा निर्धारित करने हेतु शासन ने विभिन्न सामाजिक व अन्य क्षेत्रों में संवर्धित नीतिगत निर्णय लिए हैं और जनसंख्या नीति, महिला नीति व सूचना प्रौद्योगिकी नीति आदि नीतियाँ प्रदेश के जनहित में जारी की हैं। लोगों को राहत पहुंचाने और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए राज्य ने कृषि भूमि के प्रयोजनार्थ उपयोग की प्रक्रिया को सरल किया है
तथा राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया है। माननीय सदस्यों को यह विदित है कि शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव निर्धारित समय सीमा में कराने के पश्चात राज कर्मचारियों की हड़ताल के बावजूद भी सरकार ने गत दिनों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराकर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरी की है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से पहले सारे देश की निगाहें राजस्थान पर टिकी थीं। बस बहुत से लोगों को संदेह था कि ये चुनाव निर्विघ्न हो पाएंगे या नहीं, किंतु सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति व संकल्प के कारण चुनाव समय पर कराए जा सके। मैं इस अवसर पर उन जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इन चुनावों को कराने में अपने दायित्व को अच्छी तरह निभाया। श्रीमान, देश के अधिकांश राज्य वित्तीय कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं व राजस्थान भी इसका अपवाद नहीं है। हमारे राज्य की वित्तीय कठिनाइयों के कारणों का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होगा कि पूर्व सरकार द्वारा राजस्व आय के स्रोतों में समुचित वृद्धि किए बिना राजस्व में लगातार वृद्धि करने से यह समस्या जटिल हो गई। 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से वेतन, भत्तों व पेंशनों में बढ़ोतरी, राज्य कर्मचारियों को सन 1992 से 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पर समयबद्ध पदोन्नतियों का लाभ देने से संस्थापन व्यय में वृद्धि व 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में ऋण उधार में भारी वृद्धि के कारण ब्याज के दायित्व में लगातार बढ़ोतरी गत वर्षों में राजस्व में वृद्धि के कारण मुख्य कारण रहे हैं। इसके अतिरिक्त चुंगी समाप्त करने के कारण राज्य सरकार पर नगरपालिकाओं को अतिरिक्त अनुदान राशि देने का भार पड़ा है, जिसकी भरपाई बिक्री कर पर सरचार्ज लगाने से नहीं हो पाई है। वर्तमान सरकार ने जब शासन की बागडोर संभाली उस समय भीषण अकाल की स्थिति थी, जिससे निपटने के लिए अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर में कटौती की गई। यहाँ तक कि मंत्रियों को भी 2 कारों की सुविधा के स्थान पर मात्र 1 कार ही उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। अनेक सरप्लस कर्मचारियों को चिन्हित कर उन्हें रिक्त पदों पर समायोजित करने की कार्यवाही की जा रही है। राज्य में संस्थापन व्यय में विशेष रूप से वेतनमानों में संशोधनों के पश्चात बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इस बढ़ते हुए व्यय को नियंत्रित करना आवश्यक हो गया है। यह कार्य अल्पावधि में संभव नहीं है। कर्मचारियों की संख्या को शनैः सीमित करने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। बहुधा यह पाया गया है कि विभागीय योजनाओं की उपादेयता समाप्त हो जाने पर भी ऐसी योजनाएं बंद नहीं हो पाती हैं तथा नई योजनाओं के लिए नई भर्तियां कर ली जाती हैं। अतः सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विभिन्न विभागीय योजनाओं का रिव्यू किया जाएगा तथा जिन योजनाओं की उपादेयता है जिन योजनाओं की उपादेयता नहीं है उन्हें बंद किया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा अन्य तकनीकी उपकरणों के उपयोग में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उपलब्ध कर्मचारियों की सेवाओं का कुशलतम उपयोग हो सकेगा तथा संस्थापन व्यय को कम किया जाना संभव होगा। राज्य के दीर्घकालीन विकास के लिए आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किया जाना आवश्यक है। इन सुधारों में शुरू में तो कतिपय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किंतु कुछ समय पश्चात आर्थिक व वित्तीय दृष्टि से राज्य को इन सुधारों का लाभ मिलने लगेगा। जन कल्याण शासन का प्रमुख उत्तरदायित्व है, वहीं हर बात के लिए राज्य पर निर्भरता उचित नहीं है। बढ़ती हुई जन आकांक्षाओं की पूर्ति निजी निवेशन सेवाओं को शनैः स्वावित्तपोषी बनाने सेवा शुल्क में वृद्धि करने से ही संभव हो सकेगी। जहाँ तक निजी निवेश का प्रश्न है, सामाजिक क्षेत्र में निजी निवेश की संभावना कम रहती है। अतः समाज के कमज़ोर वर्गों के हितार्थ विभिन्न कार्यक्रम व योजनाओं को सरकार बढ़ावा देगी। उद्योग एवं आर्थिक सेवाओं के आधारभूत ढांचे के विकास हेतु यथासंभव निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। सड़कों, बाईपास व पुलों के निर्माण हेतु BOT बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, बूट बिल्ड ऑपरेट ओन एंड ट्रांसफ़र व बूम बिल्ड ऑपरेट ओन एंड मेंटेन पद्धतियां अपनाई जाकर निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
चिकित्सा तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से कुछ सुविधाएं देने के प्रस्तावों का मैं आगे उल्लेख करूंगा। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, राज्य के राजस्व के साधन सीमित हैं। कर राजस्व को देखें तो उसमें बढ़ोतरी की एक सीमा है। कर राजस्व की दर में एक सीमा से अधिक वृद्धि का राजस्व वृद्धि से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अतः हम गैर कर राजस्व में धीरे धीरे बढ़ोतरी करनी होगी। सेवाओं के स्तर में सुधार तभी संभव होगा जब समर्थ लोगों से हम उचित शुल्क की वसूली कर सकेंगे। आगामी वर्ष में हमारा पूरा जोर फिस्कल कंसोलिडेशन व वित्तीय अनुशासन पर रहेगा। वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि राजस्व घाटा होना उचित नहीं है। हम एक प्रभावी कार्य योजना बनाकर राजस्व घाटे को अगले 3 वर्षों में समाप्त करना चाहते हैं। जहां तक राजकोषीय घाटे का प्रश्न है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद GSDP के अनुपात में इसका एक सीमा से अधिक होना चिंता का विषय है। इस वर्ष बजट अनुमानों के अनुसार हमारा राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 8.84% अनुमानित था। संशोधित अनुमानों के आधार पर यह प्रतिशत 8.51 रहना संभावित है। आगामी वर्ष में राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 7.46% रहना संभावित है। अतः आगामी कुछ वर्षों में हमारा राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4% तक सीमित हो जाए, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। आगामी वर्ष में हम विस्तार एक्सपेंशन के स्थान पर कंसोलिडेशन को प्राथमिकता देना चाहते हैं। नई परियोजनाएं शुरू करने के बजाय गत वर्ष के अधूरे कार्यों व पूर्व में आंशिक निर्मित परिसंपत्तियों का पूरा करना तथा परिसंपत्तियों का प्रभावी रखरखाव हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। श्रीमान 11वें वित्त आयोग ने वर्ष 2000-2001 के लिए अपनी अंतरिम सिफारिशें केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं। केंद्र सरकार ने आयोग की अंतरिम सिफारिशों को वर्ष 2000-2001 के लिए काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में स्वीकार कर लिया है। आयोग ने आयकर व केंद्रीय उत्पादन शुल्क के अंतरण हेतु संविधान के वर्तमान प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सिफारिश की हैं, जबकि केंद्र सरकार ने 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार कर राजस्व के अंतरण की वैकल्पिक योजना लागू करने की दृष्टि से संसद में 89 संविधान संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत कर दिया है। केंद्र सरकार ने 11वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट पर निर्णय लेकर कार्रवाई प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किया है। उसमें भी यह स्पष्ट किया गया है कि आयोग की अंतिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर एवं संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के निर्णय के पश्चात इसकी समीक्षा की जाएगी। संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित करने की स्थिति में राज्यों को राशियों का वितरण किस प्रकार होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। 11वें वित्त आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 जून 2000 तक देगा। उसके पश्चात ही राज्य को मिलने वाली राशियों के संबंध में स्थिति स्पष्ट होगी। अतः 11वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट पर केंद्र सरकार के निर्णय के पश्चात मैं माननीय सदस्यों को राज्य के वित्त पर पड़ने वाले प्रभाव से अवगत करा सकूंगा। जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया है, इस वर्ष दूसरे राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय नगर निकायों को अधिक प्रभावशाली बनाने व राजकोष से इन संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता राशि के संबंध में सिफारिशें देगा। 11वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दे सका है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर उनके संबंध में आवश्यक निर्णय लेकर कार्रवाई प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। आगामी वर्ष की योजना फिलहाल 4146 करोड़ 15 लाख रुपए की निर्धारित की गई है। अभी योजना आयोग से राज्य की आगामी वर्ष की योजना के संबंध में चर्चा होना शेष है। योजना आयोग से चर्चा के पश्चात योजना आकार में यदि परिवर्तन होगा तो तदनुसार मैं सदन को अवगत कराऊंगा। योजना का आधार निर्धारित करते समय हमारे सामने मुख्य मुद्दा ये था कि या तो हम कर्ज लेकर योजना का आकार और बड़ा रखें
अथवा उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए वह सीमित मात्रा में कर्ज लेकर एक व्यावहारिक आकार निर्धारित किया जाए। अधिक कर्ज लेने के दुष्परिणामों से माननीय सदस्य परिचित हैं, क्योंकि इसका प्रभाव लंबे समय तक राज्य की वित्तीय स्थिति पर पड़ता है। अतः हम फिलहाल योजना का आकार बड़ा रखने के पक्ष में नहीं हैं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, इस वर्ष भी राज्य के बड़े भाग में बहुत कम वर्षा हुई है। इसके कारण अकाल की स्थिति बनी हुई है। अकाल से निपटने के लिए हमने केंद्र सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत कर 1144 करोड़ 40 लाख रुपए की मदद मांगी थी। इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग 103 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाने की संभावना है, जो पर्याप्त नहीं है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष के अकाल के समय हमने केंद्र सरकार को 960 करोड़ रुपए की सहायता देने हेतु ज्ञापन दिया था, किंतु केंद्र सरकार ने केवल 21 करोड़ 98 लाख रुपए की अल्प सहायता राशि दी, जो भी अकाल से निपटने के लिए पर्याप्त थी। अकाल के कारण किसी भी सूरत में जनहानि या पशुधन हानि नहीं होने दी जाएगी। मैं इस सदन के माध्यम से राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी ये वित्तीय स्थिति कितनी भी कठिन क्या न हो, सरकार अकाल राहत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। वह इसके लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। गैर सरकारी व स्वयंसेवी संस्थाओं के योगदान का सदैव की भांति स्वागत किया जाएगा। सरकार अपने वैधानिक एवं अन्य दायित्वों के निर्वहन में पारदर्शिता रखेगी तथा भय एवं भ्रष्टाचार से मुक्त वातावरण उपलब्ध कराएगी। सूचना प्राप्त करने के अधिकार को अधिक व्यापक व सुदृढ़ बनाया जाएगा। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों का परीक्षण कर कार्य पद्धति आदि में आवश्यक परिवर्तन किया जाएगा। इन सभी उपायों से सेवाओं के स्तर में गुणात्मक सुधार के साथ राजकीय व्यय में मितव्ययता संभव होगी। जैसा कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उल्लेख किया गया था, राज्य सरकार ने जन कल्याण कार्यों को संपादित करने के लिए 15 प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। इन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य किए जाने प्रस्तावित हैं, उनका मैं उल्लेख करूंगा। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति वर्षा पर बहुत निर्भर रहती है। इस वर्ष राज्य में औसत से कम वर्षा होने के कारण खरीफ व रबी के उत्पादन में आशा के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई। इससे राज्य का घरेलू उत्पादन प्रभावित हुआ है। फिर भी त्वरित अनुमानों के आधार पर प्रचलित कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 67,805 करोड़ रुपए होने की संभावना है, जो कि विगत वर्ष से 3.31% अधिक है। आगामी वर्ष में राज्य के निवेश व निजी निवेश को दृष्टिगत रखते हुए 6% की आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित है। यह वृद्धि दर एक अच्छे मानसून पर भी निर्भर करेगी। राज्य के 3/4 लोग कृषि एवं संबंधित कार्यों से जीवन यापन करते हैं, अतः कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कृषि विभाग की विभिन्न गतिविधियों के लिए आगामी वर्ष में 129 करोड़ 10 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। आगामी वर्ष 2 से 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ व रबी की विभिन्न फसलों की बुवाई किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 4,40,000 क्विंटल प्रमाणित एवं उन्नत बीज कृषकों को उपलब्ध कराए जाएंगे। बहुधा हमारे राज्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अकाल के दुष्प्रभाव से राहत दिलाने के लिए जल ग्रहण योजनाएं चलाई जा रही हैं। जल ग्रहण योजनाओं के अंतर्गत अगले वर्ष में 56 करोड़ 65 लाख रुपए के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। राज्य में भूमिगत जल की निरंतर कमी को ध्यान में रखते हुए इसके कुशलतम उपयोग हेतु बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को अधिक महत्व दिया जा रहा है। बूंद बूंद सिंचाई हेतु आगामी वर्ष में 2 करोड़ 7 लाख रुपए का व्यय करने का प्रस्ताव है तथा 1600 हेक्टेयर क्षेत्र में बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। मसाला फसलों एवं सब्जी फसलों के अंतर्गत 10-10 हज़ार हेक्टेयर नवीन क्षेत्र में बुवाई का लक्ष्य रखा गया है। ग्राम स्वराज्य के स्वप्न को साकार करने तथा गांवों में बेरोजगारी व क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों के तहत आधारभूत ढांचे एवं अन्य जन
जनोपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। आगामी वर्ष में इस हेतु 227 करोड़ 82 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। राज्य में पानी की गंभीर समस्या को ध्यान में रखकर पारंपरिक जल स्रोतों के रखरखाव एवं सुदृढ़ीकरण की योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। जन सहभागिता के द्वारा राजीव गांधी पारंपरिक जल स्रोत संधारण कार्यक्रम नामक योजना को संपूर्ण राज्य में लागू किया जाएगा। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों जहां अन्य पिछड़ी जातियां एवं अल्पसंख्यक लोगों का बाहुल्य है के उत्थान के लिए मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम बनाया गया है। इस हेतु फिलहाल ग्राम पंचायतों को चिन्हित करने के लिए 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य में मरु प्रसार को रोकने की दृष्टि से मरु विकास कार्यक्रम की विशिष्ट परियोजना हेतु आगामी वर्ष में 54 करोड़ 88 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। जनवरी 2000 में पंचायती चुनाव में संवैधानिक दायित्व पूर्ण करने के उपरांत इन संस्थाओं के नवचयनित 1,20,000 जनप्रतिनिधियों को बेहतर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था यूनिसेफ के वित्तीय सहयोग से जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर की जाएगी। माननीय विधानसभा सदस्यगणों द्वारा विभिन्न विकास कार्य स्वयं के स्तर पर निर्णय कराने हेतु गत बजट सत्र में प्रति सदस्य 25 लाख रुपए का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया था। यह योजना आगामी वर्ष भी जारी रखी जाएगी, जिसके लिए आगामी वर्ष के बजट अनुमानों में 40 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा 20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। यहाँ मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा, इस वर्ष में शेष रही राशि का उपयोग आगामी वर्ष में किया जा सकेगा। किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक आदि कृषि आदान सुलभ कराने में सरकारी अल्पकालीन ऋण की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्य में इस वर्ष 900 करोड़ रुपए के लक्ष्य से भी अधिक अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण वितरित किए गए हैं। वर्ष 2000-2001 में किसानों को लगभग 1000 करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त भूमि विकास बैंकों के माध्यम से वर्ष 2000-2001 में 257 करोड़ 50 लाख रुपए के दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2000-2001 में राज्य में सिंचाई प्रबंधन के लिए 332 करोड़ 69 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। आगामी वर्ष 21,500 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। हमारे प्रदेश में 7% भाग रेगिस्तानी है, वह जल संसाधनों की बहुत कमी है। अतः इंदिरा गांधी नहर का विशेष महत्व है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए अगले वर्ष में 120 करोड़ रुपए का आयोजना मद में प्रावधान प्रस्तावित है। चालू वर्ष के अंत तक इस परियोजना के अंतर 12,78,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई हेतु उपलब्ध हो जाएगा। अगले वर्ष 150 किलोमीटर पक्की नहरों का निर्माण कर 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई हेतु उपलब्ध होगा। आगामी वर्ष में इंदिरा गांधी नहर परियोजना सिंचाई क्षेत्र विकास के लिए 96 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसका उपयोग विशेषकर पक्के खालों के निर्माण, स्वयं समस्या निवारण एवं कृषि विस्तार कार्यक्रमों पर किया जाएगा। इसके फलस्वरूप 42,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित होना संभावित है। हनुमानगढ़, बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों में कृषि उपज की समुचित विपणन व्यवस्था स्थापित करने के लिए मंडी क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। इसके लिए आगामी वर्ष में 2 करोड़ 33 लाख रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। चंबल परियोजना क्षेत्र में विकास हेतु 19 करोड़ 48 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, जिसमें 88 लाख रुपए राजाड परियोजना के माध्यम से व्यय किए जाएंगे। राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए आगामी वर्षों में 1,230 करोड़ 89 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। फ्लोराइड नियंत्रण योजना अंतर्गत भिनाई एवं मसूदा क्षेत्र में, जिसमें विजयनगर एवं गुलाबपुरा भी शामिल हैं, पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 43 करोड़ 99 लाख रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना को 3 वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना पर
लगभग 15 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। भरतपुर एवं धौलपुर जिले के 212 गांवों को चंबल नदी से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना स्वीकृत की गई है, जिसकी अनुमानित लागत 116 करोड़ 53 लाख रुपए है। इस योजना पर अगले वर्ष 15 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2000-2001 में वनों के विकास के लिए योजना मद में कुल 101 करोड़ 35 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें से जापान सरकार के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही वानिकी विकास परियोजना के क्रियान्वयन पर 27 करोड़ रुपए व इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में वृक्षारोपण पर 15 करोड़ रुपए का व्यय करने का प्रस्ताव है। अरावली वृक्षारोपण परियोजना जो अब समाप्त हो रही है के स्थान पर नवीन परियोजना अरावली फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट की स्वीकृति वर्ष 2000-2001 में होना संभावित है। इस योजना की अवधि 5 वर्ष है एवं इस अवधि में 430 करोड़ 50 लाख रुपए व्यय होंगे। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आगामी वर्ष में 45 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। बनास नदी के जलग्रहण क्षेत्र में जल एवं संरक्षण कार्य कराने के लिए कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन वर्ष 1999-2000 में प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2000-2001 में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। मरु क्षेत्र के 10 जिलों में वृक्षारोपण के लिए आगामी वर्ष 14 करोड़ 62 लाख रुपए व्यय करने का प्रस्ताव है। इस राशि से टिब्बा स्थिरीकरण, सामुदायिक भूमि वृक्षारोपण एवं वृक्षारोपण के कार्य संपादित कराए जाएंगे। राज्य में वर्ष 2000-2001 में विभिन्न योजनाओं के अंदर 15,000 हेक्टेयर क्षेत्रों में वृक्षारोपण कराया जाएगा। राज्य में 876 किलोमीटर राज्य उच्च मार्गों व मुख्य जिला सड़कों को चौड़ा करने व सुदृढ़ीकरण करने तथा 1798 किलोमीटर सड़कों के रखरखाव के लिए 1560 करोड़ रुपए राज्य सड़क परियोजना विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ कराया जाना प्रस्तावित है। इस प्रयोजन हेतु आगामी वर्ष 140 करोड़ 83 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। राज्य की सड़कों एवं मरम्मत एवं रखरखाव के लिए आगामी वर्ष 30 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करने का मैं प्रस्ताव करता हूं। आगामी वर्ष ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर 58 करोड़ 74 लाख रुपए व्यय करने का प्रस्ताव है, जिसमें लगभग 588 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस निर्माण से लगभग 160 गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना संभव होगा, जिनमें 128 पंचायत मुख्यालय भी शामिल हैं। राज्य में आधारभूत ढांचागत विकास को गति देने के लिए निजी निवेशकों को बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर के आधार पर धन लगाने हेतु आकर्षित किया जा रहा है। निजी निवेश की 150 करोड़ रुपए की 15 परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं तथा लगभग 118 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसी दिशा में अन्य संभावित परियोजनाएं तैयार कर निजी निवेश द्वारा निर्माण कार्य कराए जाएंगे। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 2000-2001 में 116 करोड़ 44 लाख रुपए संपर्क सड़कों के निर्माण व मंडी यार्ड के विकास पर व्यय किए जाएंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया था, हमारे राज्य में निजी निवेश को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिससे रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हों तथा राज्य की आर्थिक उन्नति हो। इस दृष्टि से हमने प्रक्रियाओं के सरलीकरण के साथ साथ उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया है, जिससे देश के व्यापार जगत में राजस्थान के बारे में अनुकूल वातावरण बना है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा शासन की गुणवत्ता के बारे में किए गए सर्वेक्षण में राजस्थान वर्ष 1999 में 6ठे स्थान पर रहा, जबकि वर्ष 1957 के सर्वेक्षण में राजस्थान का 18वां स्थान था। मुझे माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि पुनर्गठित बोर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की 2 बैठकों में 1574 करोड़ रुपए के
निजी निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त 4500 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव विचाराधीन हैं, जिन पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। गत वर्ष जनवरी में सभी राज्यों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि उद्योगों को बिक्री कर में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। इससे सभी राज्यों के बीच चल रही अवांछित प्रतिस्पर्धा समाप्त होगी, लेकिन यह भी निश्चित है कि अब उद्योग उन राज्यों में अधिक लगेंगे जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का स्तर बेहतर होगा। अतः राज्य में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्तर देश के अन्य राज्यों की तुलना में किसी भी तरह कम नहीं रहे, इसके लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है और इस दिशा में कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान न सिर्फ भारत के अपितु विश्व के पर्यटन मानचित्र में अपना विशेष स्थान रखता है। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष 1999-2000 में भारत सरकार द्वारा आमेर महल जयपुर को सर्वोत्तम पर्यटक मित्र स्मारक पुरस्कार दिया गया। आगामी वर्ष में ओसियां मंदिर, जोधपुर किराड़ू मंदिर बाड़मेर, आमेर महल, जयपुर की शाही छतरियां मंडोर, जोधपुर मेवाड़ कॉम्प्लेक्स, उदयपुर व अन्य पर्यटक स्थलों पर संपर्क सुविधाएं के विकास एवं संरक्षण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। अगले वर्ष हेतु पूंजीगत कार्यों के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। अधिकाधिक पर्यटकों को राजस्थान भ्रमण हेतु आकर्षित करने के लिए सदैव की भांति मेले व त्यौहार आयोजित किए जाएंगे। राज्य के ऐतिहासिक एवं विशिष्ट पर्यटक स्थलों के संबंध में देश विदेश में प्रचार प्रसार के लिए आगामी वर्ष में 50 लाख रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करना प्रस्तावित करता हूं। जयपुर तथा अन्य शहरों में सरकारी भूमि एवं सार्वजनिक रास्तों से अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई वर्तमान में चल रही है, उसे आम जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। इस बड़ी कार्रवाई से प्रदेश में व प्रदेश की बाहर बहुत प्रशंसा की गई है। इस कार्रवाई के पीछे हमारा उद्देश्य बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के साथ शहरों के ऐतिहासिक स्वरूप को बनाए रखना व सौंदर्यीकरण करना है। शासन को ज्ञात है कि जिन निम्न आय वर्ग के लोगों को हटाया गया है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः हम वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराकर ऐसे लोगों का पुनर्वासन करेंगे। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा की जा रही है। इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने शहरों के नवीनीकरण हेतु स्थानीय निकायों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का निश्चय किया है। आगामी वर्ष के बजट अनुमानों में इस कार्य हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अलावा मैं इस कार्य के लिए 6 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करना प्रस्तावित करता हूं। एशियन विकास बैंक द्वारा राज्य के 6 बड़े नगरों जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर व बीकानेर के ढांचागत विकास के लिए 1529 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, जलमल निकास, सड़कों व पार्किंग व्यवस्था में सुधार, कच्ची बस्ती सुधार, पर्यावरण सुधार, कचरा प्रबंधन, यातायात प्रबंधन एवं अग्निशमन से संबंधित कार्य किए जाएंगे। इस परियोजना से संबंधित कार्य आगामी वर्ष में प्रारंभ कर 2004-2005 तक किए जाएंगे। आगामी वर्ष इस परियोजना हेतु 40 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। आगामी वर्ष 30 नए न्यायालय खोलने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त न्यायिक अधिकारियों के आवास निर्माण हेतु आगामी वर्ष में 2 करोड़ 49 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में राज्य विद्युत मंडल हेतु योजना अंतर्गत 925 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, जिसमें 40 करोड़ रुपए उत्पादन मद में, 245 करोड़ 60 लाख रुपए प्रसारण मद में, 150 करोड़ रुपए उप प्रसारण व वितरण मद में तथा 130 करोड़ रुपए ग्रामीण विद्युतीकरण मद में व्यय किए जाना प्रस्तावित है। उत्पादन मद में किए जाना व्यय मुख्यतः सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह से संबंधित निर्माण कार्यों पर किया जाएगा। प्रसारण कार्यों के अंतर्गत
132 केवी तक के विभिन्न क्षमताओं के 17 नए सब स्टेशन बनाए जाने प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त प्रसारण तंत्र सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान में कार्यरत 132 केवी तक के सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के लिए 547 किलोमीटर लाइनें डालना प्रस्तावित है। उप प्रसारण एवं वितरण प्रणाली में सुधार के लिए तथा LT-लेस सिस्टम हेतु 150 किलोमीटर लाइन डालकर 33/11 केवी के 100 नए सब स्टेशन लगाने का प्रस्ताव है। ग्रामीण विद्युती कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी वर्ष में 500 गांवों का विद्युतीकरण, 25,000 कुओं का ऊर्जीकरण, 10,000 कुटीर ज्योति कनेक्शन व 150 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करना शामिल है। राज्य सरकार ने विद्युत क्षेत्र में सुधार तथा पुनर्संरचना करने हेतु वचनबद्ध है। इस दृष्टि से राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन कर दिया गया है। वह इस आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। विद्युत से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में निजी निवेश व निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। हमें आशा है कि राज्य में विद्युत आपूर्ति इन सुधारों से और बेहतर होगी। केंद्र सरकार ने बीकानेर जिले के बरसिंहसर में 500 मेगावाट क्षमता की लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत परियोजना की स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना पर शीघ्र कार्य प्रारंभ होने की आशा है। गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा 250 गांवों का विद्युतीकरण करने का कार्यक्रम हाथ में लिया जाएगा, जिससे प्रत्येक गांव में औसतन 40 परिवारों को लाभान्वित किया जा सकेगा। सोलर, फोटोवोल्टिक तथा बायोगैसीफायर के स्थानीय ग्रिड बनाकर 20 ग्रामीण विद्युतीकरण की परियोजनाओं भी क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं में लगभग 20 करोड़ रुपए का निवेश होना अनुमानित है। जनजातीय विकास की महाराष्ट्र प्रणाली 13 विभागों में लागू करने की इस वर्ष की बजट घोषणा के क्रम में राज्य में अनुसूचित क्षेत्र के समग्र विकास हेतु आगामी वर्ष से सभी संबंधित विभागों में यह व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु आगामी वर्ष में आयोजना मद की विभाज्य राशि के 8% अर्थात 112 करोड़ रुपए का एक मुश्त प्रावधान प्रस्तावित है। तदनुसार जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग जनजातीय विकास कार्यों की प्राथमिकता तय कर उक्त राशि का व्यय कर सकेगा। राज्य में जनजातीय कृषकों के लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु आगामी वर्ष 2650 कुओं को गहरा करने व 565 डीजल पंप सेटों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य हेतु अगले वर्ष 1,95,00,000 रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में 24 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाएं, 25 एनीकट तथा 30 ट्यूबवेल के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है एवं इन कार्य हेतु अगले वर्ष 4,41,00,000 रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। आगामी वर्ष 36 जनजातीय बस्तियों के विद्युतीकरण करने तथा कुटीर ज्योति योजना अंतर्गत 2,500 परिवारों को विद्युत कनेक्शन देकर लाभान्वित करने का लक्ष्य है, जिसके लिए अगले वर्ष 87 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। तपेदिक रोग नियंत्रण हेतु राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1,25,00,000 रुपए व शहरिया परियोजना क्षेत्र के लिए 37,50,000 रुपए का आगामी वर्ष में प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त फ्लोरोसिस नियंत्रण हेतु 50 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। राज्य में चल रहे विभिन्न महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों पर आगामी वर्ष 142 करोड़ 63 लाख रुपए व्यय करने का प्रस्ताव है। समाज में विवाह पर होने वाले अपव्यय को रोकने के लिए सामूहिक विवाह आयोजनों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सामूहिक विवाह के आयोजनों को प्रोत्साहित करने हेतु समाज के गणमान्य समाज सेवियों के साथ स्वयं संबद्ध हों। इस हेतु राज्य सरकार आयोजकों को आर्थिक प्रोत्साहन भी प्रदान करेगी। इसके लिए आगामी वर्ष में 10 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी केंद्रों व बच्चों के पूरक पौष्टिहार कार्यक्रम हेतु वर्ष 2000-2001 में 13 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है।
कमजोर वर्ग के छात्र छात्राएं इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहें। इस उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा का प्रशिक्षण दिलाया जावे। तदनुसार आगामी वर्ष में प्रारंभिक तौर पर जिला मुख्यालयों पर स्थित ऐसे राजकीय छात्रावासों के छात्र छात्राओं को राजकीय अथवा निजी संस्थानों के माध्यम से निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इस हेतु आगामी वर्ष में 57,60,000 रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। प्राय यह अनुभव किया गया है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के उन छात्र छात्राओं के पास जो समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में रहते हैं पर्याप्त पुस्तकों के व अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं होती। अतः सरकार ने ऐसे छात्रावासों में पुस्तकालय हेतु राशि उपलब्ध कराने का निश्चय किया है। प्रथम चरण में आगामी वर्ष छात्राओं हेतु संचालित 91 छात्रावासों में पुस्तकालय हेतु 4,55,000 रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा इंजीनियरिंग एवं मेडिकल शिक्षा में प्रवेश हेतु अब तक अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को ही राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग की शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। अब यह सुविधा अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को भी उपलब्ध करवाई जाएगी। सिविल सेवाओं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु वर्तमान में विभाग के माध्यम से राज्य एवं जिला स्तर पर संचालित पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों के परिणाम आशानुकूल नहीं रहे हैं। अतः यह निश्चय किया गया है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र छात्राओं को सिविल सेवाओं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने हेतु तैयारी प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त MBA के प्रवेश परीक्षा में भाग लेने हेतु भी इन वर्गों के छात्रों को तैयारी करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत निर्मित कराई जाने वाली छोटी दुकानें एवं स्टॉलों में से 10% दुकानें निःशक्त व्यक्तियों को आमंत्रित कराने हेतु आरक्षण किया गया है। निःशक्त व्यक्तियों को उक्त छोटी दुकानें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी व इनकी कीमत राज्य सरकार वहन करेगी। गत बजट के सामने हमने एक राज्य पिछड़ी जाति विकास वित्त निगम तथा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अंतर्गत एक वित्त प्रकोष्ठ बनाने का प्रस्ताव रखा था। राज्य सरकार इन समुदाय के लघु उद्यमियों, दस्तकारों व कारीगरों को तकनीकी व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से संस्थागत व्यवस्था स्थापित करना चाहती है। वर्तमान में यह कार्य राज्य अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम कर रहा है, जिसने केंद्रीय अन्य पिछड़ी जाति विकास व वित्त निगम एवं केंद्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम से ऋण प्राप्त करने के लिए अब तक क्रमशः 6 करोड़ रुपए व 3 करोड़ रुपए की राज्य सरकार से गारंटी ले ली है। अन्य पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग निगम बने हुए हैं। अतः राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के लिए 2 स्वतंत्र निगम बनाने का निर्णय लिया है। इन निगमों का पंजीयन राजस्थान सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत करवाया जाएगा। ये निगम शीघ्र ही गठित किए जाएंगे। निःशक्तों एवं सफाई कर्मचारियों को आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य राज्य अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा संपादित किया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष की स्थापना की गई है। आगामी वर्ष इस कोष में अंशदान के लिए 15 करोड़ रुपए के प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम द्वितीय चरण हेतु विश्व बैंक की सहायता से 86 करोड़ 62 लाख रुपए की योजना स्वीकृत कराई गई है तथा इस योजना पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस कार्यक्रम हेतु अगले वर्ष 20 करोड़ 41 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के दबाव को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र में 10 मेडिकल कॉलेज
एवं 17 डेंटल कॉलेजों की राज्य में स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं। क्षय रोग के प्रभावी नियंत्रण हेतु भारत सरकार से 85 करोड़ रुपए की एक योजना स्वीकृत कराई गई है, जिसके अंतर्गत 12 जिलों में कार्य आरंभ हो चुका है। आगामी वर्ष में शेष समस्त जिलों में योजना का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इस योजना हेतु अगले वर्ष 20 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। जयपुर दिल्ली व जयपुर आगरा राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर दुर्घटना होने की स्थिति में तत्काल रक्त की आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए कोटपुतली एवं महुआ में रक्त बैंक स्थापित करना प्रस्तावित है। इस हेतु 60 लाख रुपए का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है। राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के नियंत्रण हेतु वर्ष 2001 में 215 करोड़ 91 लाख रुपए व्यय करना प्रस्तावित है। जनसंख्या नीति की क्रियान्वयन हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनसंख्या संदर्भ केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है। जनसंख्या संदर्भ केंद्र की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2001 में 10 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। आगामी वर्ष में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर कुल 2,978 करोड़ 47 लाख रुपए व्यय किए जाने का प्रस्ताव है। शिक्षा क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सामुदायिक नियंत्रण एवं भागीदारी बढ़ाने की दृष्टि से प्रारंभिक शिक्षा का विषय एवं इससे संबंधित निर्देशालयों व अभिकरणों का प्रशासनिक नियंत्रण पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में किए गए विनियोजन के स्तर को बनाए रखते हुए वर्ष 2000-2001 के योजना बजट में प्रारंभिक शिक्षा पर 268 करोड़ 10 लाख रुपए व्यय करना प्रस्तावित है। राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की ओर प्रदान करने की दृष्टि से आगामी वर्ष 11,000 राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोलने का प्रस्ताव है। ग्रामीण क्षेत्रों में ढाणियों, मजरों व शहरी कच्ची बस्तियों में जहां वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां ऐसी पाठशालाएं खोलने के लिए राज्य सरकार आवश्यक अनुदान उपलब्ध कराएगी। ऐसे 600 मदरसे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहेंगे, उनको उपरोक्त योजना में शामिल कर आवश्यक अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए 10 जिलों में विश्व बैंक की मदद से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम पर वर्ष 1999 से 2004 तक की अवधि में 435 करोड़ 59 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। वर्ष 2001 में इस कार्यक्रम पर 110 करोड़ 33 लाख रुपया का प्रावधान प्रस्तावित है। शिक्षाकर्मी योजना शिक्षाकर्मी कार्यक्रम के भाग 3 को लागू करने के लिए मार्च 2000 से 5 वर्ष के लिए 240 करोड़ रुपए की योजना को भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। वर्ष 2001 में इस कार्यक्रम हेतु 42 करोड़ 92 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। राज्य के विभिन्न स्तर के विद्यालयों की मांग को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 200 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोत्तर करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार 200 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोत्तर करने का प्रस्ताव है। गत दिनों में शिक्षा विभाग में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शिक्षकों के पदों की संख्या निर्धारित करने की समानीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। इसके फल परिणाम स्वरूप 16,000 से अधिक पद आवश्यकता से अधिक पाए गए तथा इन पदों पर कार्यरत शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में आवश्यकता के अनुसार पद स्थापित किया गया। यदि यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती तो स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्त करने से राज्य सरकार को लगभग 120 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय करने पड़ते। इस वर्ष स्वीकृत मूक एवं बधिर विद्यालय बीकानेर
तथा अन्य विद्यालय जोधपुर आगामी वर्ष से प्रारंभ किए जाएंगे। इसके लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा पर आगामी वर्ष 232 करोड़ 53 लाख रुपए व्यय करने का प्रस्ताव है। उच्च शिक्षा के विकास एवं विस्तार में निजी क्षेत्र का सहयोग भी लिया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में राज्य सरकार शीघ्र ही एक नीति जारी करेगी। तकनीकी शिक्षा पर आगामी वर्ष में 53 करोड़ 79 लाख रुपए व्यय करने का प्रस्ताव है। कंप्यूटर शिक्षा के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया गया है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को कंप्यूटर संबंधी शिक्षा प्रदान कराई जाएगी। इस दृष्टि से प्रायोगिक तौर पर जिला मुख्यालयों पर स्थित 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के चुने हुए मेधावी छात्रों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए आगामी वर्ष 25 लाख रुपए का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास हेतु आगामी वर्ष 2 करोड़ 50 लाख रुपए व्यय करना प्रस्तावित है। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित व्यापार के विस्तार की असीमित संभावना है। सरकार कटिबद्ध है राज्य विश्व स्तर की सूचना प्रौद्योगिकी का गढ़ बने। इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी नीति बनाई गई है। इस नीति में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देना, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित कराने हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करना, राज्य के सभी 9,184 पंचायत मुख्यालयों को इंटरनेट से जोड़ने के उद्देश्य से अगले 4 वर्षों में निजी क्षेत्र के सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराना तथा राज्य के शासन तंत्र को अधिक चुस्त, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाया जाना शामिल है। वर्तमान समय में साक्षरता की परिभाषा ही बदलने लगी है। शिक्षित व्यक्ति के लिए कंप्यूटर का ज्ञान भी अति आवश्यक हो गया है। अतः शासन सूचना प्रौद्योगिकी से भावी पीढ़ी को भली भांति पारंगत बनाने की दृष्टि से एक महत्वाकांक्षी योजना का सूत्रपात करने का विचार रखती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण अंचल के चुने हुए विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था प्रारंभ कराने के लिए 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करना प्रस्तावित है। कर्मचारियों की उचित मांगों पर सरकार सदैव सहानुभूति रखती है, लेकिन कर्मचारियों को अपनी मांगें रखते समय सरकार की वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। वह हड़ताल जैसे कदम नहीं उठाने चाहिए। कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर सिफारिश देने के लिए राज्य सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह समिति राज्य कर्मचारियों व राज्य सरकार का पक्ष सुनकर अनुशंसाएं देगी। समिति शीघ्र गठित की जाएगी। वह 3 महीनों में अपनी सिफारिशें देगी। श्रीमान, आपको ज्ञात है कारगिल युद्ध के दौरान शहीद सैनिकों के परिवारों की मदद के लिए जनता तथा राज्य कर्मचारियों ने समुचित अंशदान दिया है। राज्य सरकार द्वारा इन शहीदों के परिवारजनों को दी गई आर्थिक सहायता की सभी ने सराहना की है। कारगिल युद्ध से पूर्व के अन्य युद्धों में शहीद हुए वीर सपूतों की विधवाओं को राज्य सरकार की ओर से दी जा रही सहायता राशि आगामी वर्ष से 300 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 750 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है। बढ़ी हुई राशि का भुगतान मुख्यमंत्री सहायता कोष में शहीदों के परिवारों की मदद हेतु समय समय पर राज्य की जनता एवं कर्मचारियों से एकत्र राशि में शेष रही राशि के ब्याज से किया जाएगा। भाग 2। श्रीमान, अब मैं कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। Let me have a glass of श्रीमान, अब मैं कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। राज्य की माली हालत को सुधारने के लिए मैंने एक कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें फिजूल खर्ची रोकने के साथ साथ राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाया जाना सम्मिलित है। मेरा ये प्रयास रहेगा करारोपण तथा कर वसूली की प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार किए जाएं, ताकि राजस्व में इजाफा तो हो परंतु करदाताओं को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। अपेक्षाकृत संपन्न करदाताओं से थोड़ा और सहयोग लेने के इरादे से
टर्नओवर टैक्स लगाए जाने का प्रस्ताव पेश करता हूं। इस टैक्स को लागू करने के लिए राजस्थान बिक्री कर अधिनियम में एक नई धारा 13A जोड़ने का प्रस्ताव है। फिलहाल ये टैक्स स्लैब प्रणाली के आधार पर लगेगा तथा 50 लाख रुपए तक सालाना टर्नओवर वाले डीलर्स को इस टैक्स के दायरे से बाहर रखा जा रहा है। टर्नओवर की घोषणा व्यापारी स्वयं अपने हलफनामे के आधार पर कर सकेंगे तथा वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा टर्नओवर की तफ्तीश के लिए बही खाते नहीं देखे जाएंगे। इस टैक्स से लगभग 20 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी होगी। कुछ और आमदनी जुटाने के सिलसिले में मैं नया व्यवसाय कर प्रोफेशन टैक्स विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं। इस टैक्स के बारे में व्याप्त भ्रांतियों के निराकरण के लिए आज नई अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं। अब यह टैक्स केवल अधिसूचित श्रेणी के उन व्यक्तियों पर लगेगा जो इनकम टैक्स देते हैं तथा जिनकी सालाना आमदनी 1.5 लाख रुपए से अधिक है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा, केवल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से व्यवसाय कर देने की जिम्मेदारी नहीं बनेगी। यह टैक्स केवल उन पर लगेगा जो वास्तव में आयकर देते हैं तथा जिनकी सालाना आमदनी 1.5 लाख रुपए से अधिक है। आमदनी की घोषणा के बारे में सेल्फ असेसमेंट के आधार पर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा भी दी जा रही है। भारतीय सेना के अधिकारी व कर्मचारियों, स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों की विधवाओं, विकलांगों, विमंदित तथा विकलांग बच्चों के अभिभावकों तथा केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को व्यवसाय कर के दायरे से बाहर रखा जा रहा है। इस टैक्स से लगभग 14 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी होगी। राजस्थान बिक्री कर अधिनियम तथा राजस्थान बिक्री कर नियमों में कुछ संशोधन किए जा रहे हैं जिनसे कर वसूली की प्रक्रिया में सुधार होगा तथा कर वंचना की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। फॉर्म 18A, 18C के बारे में कई रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुए। डीलर्स की कठिनाई के निराकरण हेतु फॉर्म 18A का सरलीकरण किया जा रहा है। फॉर्म 18C की प्रति कंसाइनी से वापस मंगवाने में आने वाली कठिनाई को देखते हुए यह प्रस्तावित है कि इस फॉर्म की प्रति के स्थान पर कंसाइनी की पावती रसीद शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की जा सकेगी। पिछले वर्षों में बिक्री कर तथा प्रवेश कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं के लिए कंपोजिशन स्कीम लागू की गई थी। इनमें से कुछ योजनाओं के परिणाम तो अच्छे रहे, परंतु कुछ वस्तुओं पर कंपोजिशन स्कीम से आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि फिलहाल कंपोजिशन स्कीम केवल 3 माह की वृद्धि जो कि दिनांक 30 जून 2000 तक होगी की जाए। इस अवधि में इन योजनाओं से हुई राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा की जाएगी तथा उसके आधार पर इनकी अवधि आगे बढ़ाने या नहीं बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। मिनरल वाटर पर वर्तमान में 10% कर देय है। कतिपय विनिर्माताओं द्वारा वाटर बॉटल के लेबल पर अंकित वस्तु नाम भिन्न होने से कराप वंचन की संभावना अधिक रहती है। इस संबंध में एक नई प्रविष्टि वाटर सोल्ड इन सील्ड बॉटल्स एंड कंटेनर्स को 12% टैक्स के स्लैब में रखा जाना प्रस्तावित है, परंतु इंजेक्शन के साथ काम में आने वाले डिस्टिल्ड वाटर पर 8% टैक्स ही लगेगा पहले की भांति। राजस्व प्राप्तियों में कुछ इजाफा करने के लिए निम्नांकित वस्तुओं की कर दर बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। पान मसाला 16% से 20%, सॉफ्ट ड्रिंक्स एरेटेड वाटर 16% से 18%, सभी प्रकार के प्रिंटेड कार्ड 4% से 8%, रेशम कर मुक्त से 2%, नॉन अल्कोहलिक पोर्टेबल ड्रिंक्स आदि 12% से 16%, आयातित सेंट व परफ्यूम आदि 20% से 25%, टेंट, कनात, छोलदा आदि की लीजिंग पर
लागू कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत हाल में देय राशि 900 रुपये प्रति लाख रुपये टर्नओवर पर कर को बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति लाख रुपये टर्नओवर पर किया जाना प्रस्तावित है। कर दरों में उक्त बढ़ोतरी से लगभग 10 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी होगी। राज्य की कर राजस्व प्राप्तियों में लगभग 50% राशि बिक्री कर के माध्यम से प्राप्त होती है। नियमित रूप से बिक्री कर अदा करने वाले डीलर्स की राज्य के विकास में अहम भूमिका है। जो डीलर्स नियमित रूप से कर चुकाते हैं उनके लिए एक गोल्डन कार्ड योजना प्रस्तावित है। एक गोल्डन कार्ड योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड धारी डीलर्स की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। बिक्री कर की दरों, नियमों व अधिसूचनाओं की ताज़ा जानकारी के लिए इंटरनेट पर एक नया वेबसाइट खोला जा रहा है। राज्य में स्टेनलेस स्टील बर्तन उद्योग की अहमियत को देखते हुए बर्तनों के विनिर्माण में काम आने वाले पट्टे तथा पट्टे के विनिर्माण में काम आने वाले स्टेनलेस स्टील के कच्चे माल के रूप में उपयोग पर उपलब्ध रियायतों को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। पिछले बजट में दी गई कुछ रियायतों की अवधि 31 मार्च 2000 को समाप्त हो रही है। इनमें से कतिपय रियायतों को 1 वर्ष के लिए दिनांक 31 मार्च 2001 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। हस्त निर्मित औजार, हैंड टूल्स, री-रोलिंग मिल्स व सॉलिड ब्रिकेट के संबंध में अधिसूचनाओं की व्याख्या से उत्पन्न कठिनाइयों के निराकरण के लिए इन वस्तुओं के संबंध में जारी अधिसूचनाओं में कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं। फ्लो रेट प्रणाली लागू करने से कुछ वस्तुओं के संबंध में वर्गीकरण की समस्या उत्पन्न हुई है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमने केंद्रीय सरकार को बार बार लिखा भी है। राज्य में व्याप्त अकाल से जूझते हुए पशुधन को बचाने के लिए आयल केक तथा डी आयल केक के बारे में शीघ्र निर्णय किया जाना आवश्यक है। फ्लो रेट प्रणाली के अंतर्गत आयल केक तथा डी आयल केक को कर योग्य माना गया है, जबकि पशु आहार को कर मुक्त रखा गया है। मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि सभी प्रकार के डी आयल केक तथा आयल केक, जिनमें बिनौली का डी आयल केक व आयल केक भी शामिल है, जिन्हें पशुआहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, को कर मुक्त रखा जावे। बिस्कुट व कन्फेक्शनरी की दर को फ्लो रेट के अनुसार 8% से बढ़ाकर 12% किया गया था। अब फ्लो रेट को केंद्रीय सरकार द्वारा संशोधित कर 8% कर दिया गया है। अतः यह प्रस्तावित है कि बिस्कुट व कन्फेक्शनरी पर कर की दर को संशोधित फ्लो रेट के अनुरूप जनहित में पुनः 8% कर दिया जावे। बिक्री कर की दरें अधिक होने की वजह से कुछ वस्तुओं के व्यापार पलायन के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए। व्यापार पलायन रोकने की दृष्टि से प्रायोगिक तौर पर 1 वर्ष के लिए पंखों पर बिक्री कर की दर 8% तथा सूखे मेवे पर बिक्री कर की दर 4% किए जाने का प्रस्ताव है। व्यापार पलायन रोकने के क्रम में घी, चौले तथा बस बॉडी पर से सरचार्ज हटाया जाना प्रस्तावित है। साथ यह भी प्रस्तावित है कि कैल्शियम कार्बोनेट पर अंतर्राज्यीय बिक्री कर की दर को 4% से कम कर 2% कर दिया जावे। कुछ समय पूर्व एक अधिसूचना जारी कर सीमेंट पर अंतर्राज्यीय बिक्री कर की 6% की दर पर फार्म सी की अनिवार्यता समाप्त की गई थी। यह सुविधा अब एसी प्रेशर पाइप के संदर्भ में भी दिया जाना प्रस्तावित है। अधिकांश मिनी सीमेंट इकाइयाँ बीमारू हालत में हैं। इन इकाइयों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से इन इकाइयों पर लागू योजना की अवधि बढ़ाया जाना तथा सालाना फीस को 6 लाख रुपए से कम कर 3 लाख रुपए किए जाना प्रस्तावित है। हाल ही में बैटरी ऑपरेटेड मोटर वाहनों का प्रचलन शुरू हुआ है। प्रदूषण को नियंत्रित करने की दृष्टि से बैटरी ऑपरेटेड मोटर वाहनों को कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। विकलांगों के कल्याण के इरादे से मैं विकलांगों के लिए बने स्कूटर व कार को भी कर मुक्त किए जाने का प्रस्ताव करता हूँ। साथ ही निम्नांकित वस्तुओं को भी कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। सिलाई मशीन के कवर, तोशिया, मुल्तानी मिट्टी, पिचकारी
आयरन की गोली दवा, फॉलिक एसिड, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस बोर्ड, कैरम बोर्ड, सुरमा, पपेट्स, पूजा का चौपड़ा, गमले। वर्तमान में मोटर वाहन कर की एक मुश्त अदायगी की सुविधा कुछ श्रेणियों के वाहनों के लिए उपलब्ध है। अब इस सुविधा का विकल्प ऑटो रिक्शा तथा ऑटो तांगा को भी दिया जाना प्रस्तावित है। हमारे राज्य से होकर गुजरने वाले अन्य राज्यों के स्थायी रूप से रजिस्टर्ड वाहन चैसिस चूंकि हमारी सड़कों का प्रयोग करते हैं, अतः ऐसे वाहनों को भी टैक्स के दायरे में शामिल किया जा रहा है। साथ ही सरेंडर्ड वाहनों के दुरुपयोग को रोकने हेतु शास्ति के ढांचे को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। मोटर वाहन कर के करारोपण की प्रक्रिया को सुधारने तथा करापवंचन को रोकने हेतु कुछ प्रक्रियात्मक सुधार भी किए जा रहे हैं। मोटर वाहन कर में किए जाने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप लगभग 10 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी होगी। होटलों पर विलासिता कर। वर्तमान में होटलों पर विलासिता कर लग्जरी टैक्स केवल उन कमरों पर देय है जिनका प्रतिदिन का किराया 1200 रुपया या उससे अधिक है। अब इस सीमा को 500 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही विलासिता कर की दर को 7.5% से बढ़ाकर 10% किया जाना प्रस्तावित है। इस बढ़ोतरी से लगभग 2 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी होगी। विद्युत शुल्क। अतिरिक्त संसाधन जुटाने की दृष्टि से विद्युत शुल्क की दरों में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी घरेलू तथा व्यावसायिक, औद्योगिक तथा खनन, अस्थायी कनेक्शन व स्व उत्पादित श्रेणियों पर लागू विद्युत शुल्क की दरों में 5 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया जाना तथा कृषि श्रेणी की मीटर सप्लाई उप श्रेणी में विद्युत शुल्क की दरों को 2 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। कृषि क्षेत्र में विद्युत शुल्क की फ्लैट रेट दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। सिनेमाघरों द्वारा मनोरंजन कर का अपवंचन रोकने हेतु मनोरंजन कर की न्यूनतम सीमा सीटों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जा रही है। सिनेमाघरों में बेहतर सुविधा की प्रदायगी के लिए लागू यूटिलिटी फी योजना को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाना प्रस्तावित है तथा नए सिनेमाघरों में इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान में लागू मनोरंजन कर मुक्ति की योजना को 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। पंजीयन एवं मुद्रांक। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा पंजीयन एवं मुद्रांक तथा भूमि व भवन कर के संबंध में पेश की गई रिपोर्ट्स का मैंने अध्ययन किया है। आयोग के कई महत्वपूर्ण सिफारिशों की क्रियान्विति मैं इस बजट में कर रहा हूं। बाकी सिफारिशों के परीक्षण के लिए समय की आवश्यकता है, अतः उन पर कुछ समय बाद निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का मूल्य जिला स्तरीय समिति या इंडेक्स 2 की दरों में जो भी अधिक हो के आधार पर तय किया जाता है। इस व्यवस्था से होने वाली कठिनाइयों के दृष्टिगत यह प्रस्तावित है कि अब भूमि का मूल्यांकन केवल जिला स्तरीय समिति या महानिरीक्षक या राज्य स्तरीय समिति के द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर किया जाएगा तथा इंडेक्स 2 की दरों का मूल्यांकन का आधार नहीं माना जाएगा। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने की शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु जुर्माने की रकम में छूट देने की शक्तियां नहीं हैं। अब यह प्रस्तावित है कि राज्य सरकार को केवल निर्धारित अवधि की माफ़ी योजनाएं एमनेस्टी स्कीम्स को लागू करने के लिए जुर्माने की रकम में छूट देने की शक्तियां दी जावें। महिलाओं का सशक्तिकरण आज के ज़माने की महती आवश्यकता है। इस क्रम में मैं प्रस्ताव करता हूं कि पत्नी, पुत्री, पुत्रवधू, माता या बहन को अचल संपत्ति उपहार स्वरूप देने पर वर्तमान में लागू स्टाम्प ड्यूटी की दर 10% से कम कर 5% कर दी जावे।
दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी का इवेजन दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी का इवेजन रोकने के इरादे से यह प्रस्तावित है कि फैमिली सेटलमेंट के प्रकरणों पर देय स्टाम्प ड्यूटी को 5% से कम कर 2.5% कर दिया जावे। वर्ष कॉन्ट्रैक्ट्स पर वर्तमान में केवल 100 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी देय है। उक्त स्टाम्प ड्यूटी को स्लैब पद्धति के आधार पर 10 लाख रुपए तक, 50 लाख रुपए तक तथा 50 लाख रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए क्रमशः 100 रुपये, 500 रुपये तथा 1000 रुपये किए जाना प्रस्तावित है। शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तावित है कि निजी क्षेत्र में बनने वाले मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज तथा प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं की फ्रेंचाइज इकाइयों को शहरी क्षेत्रों में भूमि के क्रय पर 50% स्टाम्प ड्यूटी की छूट तथा 5 वर्ष तक भूमि वहन कर से छूट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी में पूर्ण छूट दे दी जाए, बशर्ते कि ये इकाइयाँ कम से कम 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करें तथा 31 दिसंबर 2001 तक प्रारंभ हो जावें। पंजीयन एवं मुद्रांक की पुरानी बकाया वसूलने के लिए एक विशेष माफ़ी योजना 3 महीने के लिए लागू की जा रही है। इस योजना के तहत कलेक्टर द्वारा तयशुदा मामलों में यदि ड्यूटी व शुल्क 30 जून 2000 तक जमा करा दिए जाते हैं तो जुर्माने की रकम माफ़ कर दी जाएगी। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए यह प्रस्तावित है कि 1 करोड़ रुपए से अधिक इन्वेस्टमेंट करने वाले नए होटलों को शहरी क्षेत्रों में भूमि के क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी में 50% छूट एवं 5 वर्ष के लिए भूमि व भवन कर से पूर्ण छूट तथा विलासिता कर में 5 वर्ष के लिए 50% छूट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी में पूर्ण छूट तथा 5 वर्ष के लिए विलासिता कर से पूर्ण छूट दे दी जाए, बशर्ते कि ऐसे होटल 31 दिसंबर 2001 तक स्थापित हो जाएं। भूमि एवं भवन कर स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए त्याग को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्तावित है कि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पंजीकृत आवासीय संपत्ति को भूमि व भवन कर से मुक्त कर दिया जावे। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भूमि एवं भवन कर की वर्तमान करारोपण प्रक्रिया की जटिलता एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस कर को वसूलने की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु कई संशोधन किए जा रहे हैं। इस टैक्स के बारे में सबसे बड़ी कठिनाई भूमि व भवन के मूल्यांकन को लेकर आती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि भूमि व भवन कर का मूल्यांकन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर किया जाएगा। साथ ही टैक्स की दरों को प्रायोगिक तौर पर घटाकर आसान स्लैब पद्धति के आधार पर निर्धारित किया जा रहा है ताकि करदाताओं को राहत मिल सके। भूमि तथा कवर्ड एरिया का मूल्यांकन करने के लिए दरें निर्धारित की जा रही हैं। विनिर्दिष्ट श्रेणियों के करदाता इन दरों के आधार पर स्वकर निर्धारण सेल्फ असेसमेंट कर सकेंगे। करदाता अपनी स्वयं की कर देयता टैक्स लायबिलिटी निर्धारित कर 2 प्रतियां में रिटर्न के साथ 2 प्रतियों में रिटर्न के साथ टैक्स जमा करवा सकेंगे तथा रिटर्न की 1 प्रति उन्हें वापस दी जाएगी, जिसे कर निर्धारण आदेश असेसमेंट ऑर्डर मान लिया जाएगा। ऐसे कर निर्धारण आदेशों के संबंध में 15% तक रैंडम चेकिंग भी की जाएगी। भूमि व भवन कर के संबंध में काफ़ी बड़ी संख्या में पुराने प्रकरण बकाया हैं। इन प्रकरणों को निपटाने के लिए पुरानी कर देयता टैक्स लायबिलिटी के संबंध में एक विशेष माफ़ी योजना एमनेस्टी स्कीम जारी की जा रही है, जिसके अंतर्गत 30 जून 2000 तक पुराने प्रकरणों में निर्धारित दरों पर सेल्फ असेसमेंट के आधार पर बिना जुर्माने व ब्याज के टैक्स जमा करवाया जा सकेगा। आशा है कि इन सुधारों से बेहतर कर अदायगी का माहौल बनेगा।
भाग 3 संशोधित अनुमान 1909-99-2000। वर्ष 1999-2000 के माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमानों में 601 करोड़ 58 लाख रुपए का घाटा आंका गया था। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से की राशि में लगभग 68 करोड़ 74 लाख रुपए की प्राप्तियां कम होने की संभावना एवं कतिपय अपरिहार्य व्यय मदों में 708 करोड़ 2 लाख रुपए की वृद्धि के परिणाम स्वरूप घाटा और बढ़ जाता, परंतु राज्य के कर एवं गैर कर राजस्व में लगभग 214 करोड़ 74 लाख रुपए की वृद्धि के फलस्वरूप संशोधित अनुमानों में 766 करोड़ 96 लाख रुपए का घाटा रहना संभावित है। संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त विवरण। राजस्व प्राप्तियां 10,005 करोड़ 69 लाख रुपए, राजस्व व्यय 13,865 करोड़ 71 लाख रुपए, राजस्व खाते में घाटा 3,860 करोड़ 2 लाख रुपए। पूंजीगत प्राप्तियां लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सभी सहित 12,383 करोड़ 21 लाख रुपए। पूंजीगत व्यय 9,290 करोड़ 15 लाख रुपए। पूंजीगत खाते में अधिक 3,093 करोड़ 6 लाख रुपए। बजटीय घाटा 766 करोड़ 96 लाख रुपए। प्रारंभिक घाटा 1136 करोड़ 17 लाख रुपए। अंतिम घाटा 1903 करोड़ 13 लाख रुपए। आय व्यय अनुमान 2000-2001। अगले वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय व्यय अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। राजस्व प्राप्तियां 11,222 करोड़ 57 लाख रुपए। राजस्व व्यय 14,569 करोड़ 27 लाख रुपए। राजस्व खाते में घाटा 3,346 करोड़ 70 लाख रुपए, जिसमें से गैर आयोजना राजस्व घाटा 2,545 करोड़ 72 लाख रुपए। पूंजीगत प्राप्तियां लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित 7,105 करोड़ 41 लाख रुपए। पूंजीगत व्यय 3,871 करोड़ 5 लाख रुपए। पूंजीगत खाते में अधिक 3,234 करोड़ 36 लाख रुपए। बजटीय घाटा 112 करोड़ 34 लाख रुपए। जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया है, 11वें वित्त आयोग ने अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस आयोग की अंतिम रिपोर्ट 30 जून 2000 तक अपेक्षित है। इसके अनुसरण में राज्य को केंद्रीय करों में हिस्सा, पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों हेतु अनुदान, प्रशासन के स्तर पर उन्नयन हेतु अनुदान, विशेष समस्या हेतु अनुदान, आपदा राहत निधि हेतु अनुदान, आयोजना भिन्न राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु अनुदान इत्यादि मदों में अनुमानों से अधिक राशियां प्राप्त होने की संभावना है। इससे चालू वर्ष के अंत में अनुमानित 1903 करोड़ 13 लाख रुपए के घाटे को आगामी वर्ष में पाटने में सहायता मिलेगी। वर्ष 2000-2001 के बजट अनुमानों में 112 करोड़ 34 लाख रुपए का बजटीय घाटा अनुमानित किया गया है। माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि राज्य कठिन वित्तीय परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है, इसलिए यह वर्ष राजकोषीय समेकन फिस्कल कंसोलिडेशन और वित्तीय अनुशासन फाइनेंशियल डिसिप्लिन को समर्पित किया गया है। परंतु इसका आशय ये नहीं है कि राज्य के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। वित्तीय अनुशासन व विकास कार्यों के राज्य के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। वित्तीय अनुशासन व विकास कार्यों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ही हमने ये प्रयास किया है कि भाग 2 में दर्शाए गए अत्यधिक संसाधन जुटाने के प्रयासों के फलस्वरूप जो राशियां प्राप्त होंगी उनसे अतिरिक्त विकास कार्य करवाए जाएंगे। वर्ष 2000-2001 के बजट अनुमानों में
112 करोड़ 34 लाख रुपए का जो अपूरित घाटा छोड़ा गया है उससे मैं बेहतर कर संग्रह और व्यय पर नियंत्रण से पाटने का प्रयास करूंगा। मैं वर्ष 2000-2001 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रहा हूं। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं। क्योंकि सदन के पास वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व बजट अनुमानों पर विस्तृत चर्चा कर मांग पारित करने का पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं है, अतः मैं वित्तीय वर्ष 2000-2001 के पहले 2 महीने की अवधि के लिए यथा 31 मई 2000 तक के लिए व्यय हेतु लेखानुदान की मांग कर रहा हूं। मेरा विश्वास है कि यह बजट राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करते हुए एक नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की रचना करेगा व इससे राज्य के विकास हेतु मार्ग प्रशस्त होगा। मैं इन बजट प्रस्तावों को लेखानुदान प्रस्ताव सहित स्वीकृत करने की सिफारिश के साथ माननीय सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं। जय हिंद। धन्यवाद। विधायी कार्य प्रस्तावित किए जाने वाले विधेयक श्री प्रद्युम्न सिंह प्रभारी मंत्री। मैं राजस्थान राज्य के आय व्यय अनुमान वर्ष 2000-2001 को उपस्थापन करता हूं तथा सदन की मेज पर रखता हूं। प्रश्न एक राजस्थान वित्त विधेयक वो नहीं रखा है। सब मैं सभी रख देता हूँ। दिनांक 30 मार्च 2000 को ये मैं वर्ष 2000-2001 के लिए लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट्स का विवरण प्रस्तुत करता हूँ। माननीय मैं राजस्थान वित्त विधेयक 2000 को प्रस्तावित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ। प्रश्न ये कि राजस्थान वित्त विधेयक 2000 को प्रस्तावित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो वहाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक प्रस्तावित करने की आज्ञा प्रदान की गई। मैं राजस्थान वित्त विधेयक 2000 को प्रस्तावित करता हूँ। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान होटल और बासों में विलासों पर कर संशोधन विधेयक 2000 को प्रस्तावित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ। प्रश्न ये कि राजस्थान होटलों और बासों में विलासों पर कर संशोधन विधेयक 2000 को प्रस्तावित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो वहाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को प्रस्तावित करने की आज्ञा प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान होटलों और बासों में विलासों पर कर संशोधन विधेयक 2000 को प्रस्तावित करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वृत्ति व्यापार आजीविका और नियोजन पर कर विधेयक 2000 को प्रस्तावित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ। प्रश्न ये कि राजस्थान वृत्ति व्यापार आजीविका और नियोजन पर कर विधेयक 2000 को प्रस्तावित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को प्रस्तावित करने की आज्ञा प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वृत्ति व्यापार आजीविका और नियोजन पर कर विधेयक 2000 को प्रस्तावित करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, लेखा अनुदान समिति प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान 2000-2001 के विवरण में मांग संख्या 1 से 50 के सम्मुख अंकित लेखा अनुदान की राशियों से
लेखानुदान की राशियों से अधिक जिनका योग रूप 39 अरब 37 करोड़ 96,96,96,000 मात्र है, व्यय के लिए प्रदान की जाए। प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च 2001 के समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखा अनुदान 2002-2001 के विवरण में मांग संख्या 1 से 50 के सम्मुख अंकित लेखा अनुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग 39 अरब 37 करोड़ 96,96,000 मात्र है, व्यय के लिए प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 एक विधेयक 2000 का विधेयक संख्या 2 को प्रस्तावित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ। प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग लेखा अनुदान संख्या 2 विधेयक 2000 को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, अनुमति प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 2000 का विधेयक संख्या 2 को प्रस्तावित करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 2000 को विचारार्थ लिया जाए। प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग लेखा अनुदान संख्या 2 विधेयक 2000 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ विधेयक विचारार्थ लिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 2000 का विधेयक संख्या 2 को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग लेखा अनुदान संख्या 2 विधेयक 2000 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान विनियोग लेखा अनुदान संख्या 2 विधेयक 2000 पारित किया गया। सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 31 मार्च 2000 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।